नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर का पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र के जो भी टॉपिक है, रस छंद अलंकार, काव्य से शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये दोस्तों हम कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन रचनाएँ हमारे लिए बिल्कुल नई लगी हुई हैं, इसलिए हम सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इनका अध्ययन करेंगे। तो रचनाओं के क्रम में दोस्तों सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियों को दोस्तों हम अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में कर चुके हैं और वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। तो दोस्तों हम गोदान उपन्यास और मैलांचल उपन्यास दोनों हम पूरा उपन्यास, गोदान उपन्यास और मैलांचल दोनों को पूरे विस्तार के साथ में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेन्द्र जी का है उसको शुरू कर रहे हैं आज से। तो दोस्तों गोदान उपन्यास और मैलांचल उपन्यास प्लेलिस्ट में आप लोगों को उपलब्ध है, पूरे वीडियो उपलब्ध हैं दोस्तों, वहाँ पे जाइए क्रम से और उनका अध्ययन करिए। उसके बाद आज हम दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टियर 3.0 तीसरे फेज की बहाली और क्या कहते हैं मार्च में और चौथे की अगस्त में होने वाली है। इसके लिए आप लोगों को एस्टेट का बिहार का पेपर निकालना ज़रूरी है, इसलिए एस्टेट की तैयारी अच्छे से करिए दोस्तों आप लोग। और मार्च में जैसा कि पेपर है बीपीएससी का, तो समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बिल्कुल डट जाइए। एक दिन में 8-10 वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जा कर के सभी उपन्यास और सभी रचनाओं का तुरंत अध्ययन करिए। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बाद हम पढ़ेंगे रचनाओं के बाद में। तो दोस्तों आप सभी लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए कि हिंदी विषय में सभी जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हैं सभी के लिए हम सहयोग कर सके। बस केवल उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे चैनल को तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हमें भी मजा आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र जी का ये एक मौलिक सामाजिक उपन्यास है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त्यागपत्र मौलिक सामाजिक उपन्यास। तो आज हम दोस्तों त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, मौलिक सामाजिक उपन्यास, उसका अध्ययन करेंगे। लेखक इसके दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका दोस्तों पहले प्रारंभिक पढ़ लेते हैं। सर एम दयाल जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इस्तता पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए, मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था यहाँ दिया गया जाता है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम और कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं त्यागपत्र उपन्यास को, जो कि जैनेन्द्र जी का एक मौलिक सामाजिक उपन्यास है। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की जरूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जिनके ऊपर राई रत्ती नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने। मेरे बस का वह काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ। पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाड़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है। कोई अपवाद उसको पार कर मुझ तक नहीं आ सकता, पर
उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खड़ा कर खट्टा बना देती है। क्या वह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी, घुल घुल कर मरी, इतना तो जानता हूँ। इतना तो उनकी इतना तो उनकी मौत के दसियों वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को याद किया था। ये दोस्तों बुआ कौन है? मृणाल नाम है इस कहानी की। जो नायिका है उसका नाम मृणाल है। तो बुआ का नाम क्या है? मृणाल। और ये जो भतीजे का नाम है इसका प्रमोद है। ये दोस्तों जज है। अभी आप लोग देखेंगे कहानी में, तब आप लोगों को समझ में आएगा। इतना तो उनकी मौत के दसियों वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था। याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर पछाह की ओर था। तो कहाँ था हम लोगों का असली घर? पछाह की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो कोमल नहीं थी दोस्तों। माता जो मृणाल की भाभी थी वो कोमल नहीं थी, वो कोमल भी होती तो, पर नहीं। उस तो के मुंह में नहीं बढ़ना होगा। बढ़े की गए फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निगल कर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब ना होगा। इतना ही हम समझे कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी। जो दोस्तों मृणाल थी वह प्रमोद के पिताजी से काफ़ी छोटी थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होगी। प्रमोद से दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में मृणाल, उसकी उम्र कम थी बहुत। तो प्रमोद ये जो पात्र है, ये जो क्या कहते हैं कह रहा है, प्रमोद है कह रहा है, क्या कह रहा है? मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लाभालाभ का विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। तो दोस्तों कितने भाई थे? पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। भाई पहले तो ओवरसियरी में युक्त प्रांत के इन उन जिलों में रहे। फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। तो कहाँ भेज दिया गया? बर्मा दोस्तों, बर्मा भेज दिया गया। फिर एकाएक, पहले वो क्या थे? ओवरसियरी में युक्त प्रांत के भाई पहले तो ओवरसियरी में युक्त प्रांत के इन उन जिलों में रहे। फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे एक रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग खूब चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। तो 2 दोस्तों बड़ी बहनें जो थी वो चल बसी थी। अपने बुआ की बात कर रहे हैं, 3 बुआ थी ना इसके। अकेली यह छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते। पिता का यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी को बुआ की मोहिनी सूरत पर रीभ जाते थे। पिताजी तो बुआ की मोहिनी सूरत पर रीभ जाते थे। खैर उस बात को छोड़े, मेरी और बुआ की बहुत बनती थी।
वह शहर के बड़े स्कूल में बग्घी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टरनी जी को ऐसा छकाया कि प्रमोद तुम्हें क्या बताऊं। तो दोस्तों कहा था ना कि नायक का नाम क्या है, प्रमोद नाम है, और नायिका का नाम मृणाल। मृणाल जो इसकी प्रमोद की बुआ का नाम मृणाल है। ये प्रमोद दोस्तों जज अभी बनने जाएगा बाद में। ऐसा छकाया कि प्रमोद तुम्हें क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। कहती और प्रमोद वह है नहीं गणित के मास्टर। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभो कर रख दी। तो शीला दोस्तों कौन है, शीला मृणाल की दोस्त है। कहती और प्रमोद वह है नहीं गणित के मास्टर। शीला ने एक देखिए और पात्र दोस्तों शीला, तो शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभो कर रख दी। शीला बड़ी नटखट है, शीला बड़ी नटखट है, मास्टर की एक आंख तैने नहीं देखी। प्रमोद मास्टर देखते इस तरफ हैं तो वह आंख किसी और ही तरफ देखती है। पिन तो चुभी तो खूब बिगड़े डपट कर बोले, यह किसकी शरारत है, वह खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहमी बैठी रहीं। शीला ऐसी हो गई जैसे ऊद बिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने बेंत फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत आया था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। यह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले तो मुझको देखते रहे, फिर कहा यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा हाथ फैलाओ, मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेंत मारी। फिर मैंने समझा था और मारेंगे, पर जब बेंत उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूं प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी उस आंख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आंख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दूर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला बड़ी पगली लड़की थी। मैंने कहा, शीला क्या करती है? देख, मास्टर की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनेली हो गई हैं। हम दोनों वहनेली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फफक फफक कर रोती रही। बोली, कुछ नहीं प्रमोद, तुम्हें एक रोज शीला के घर ले चलूंगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता है, चिहुक पड़ती। कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद। बस माँ के सामने जरा सा कुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थितियों में बड़ा ढांढस रहता था और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी।
देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, कभी कुछ भी और न कहती, सिर्फ गदहा कहती। वह नवीं का वह नवीं क्लास में थी ये वह नवीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक याद नहीं। मेरी 12 बरस की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती हैं। वह अब मुझसे बातें अधिक नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वह कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर ना देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे से चपत मारकर कहती, है ना प्रमोद बाबू पागल? मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही हैं। कभी पतंगों के पेच देखती हैं और कटी हुई पतंग पर जब तक वह ओझल ना हो जाए आंख आंख गाड़े रहती हैं, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम कांटे ही खींचती हैं। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुका रह जाता। जब उन्हें आकर मेरे वहाँ खड़े होने का बोध होता तो चौकी सी एकदम कहती, अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यहीं था। क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उनकी बराबर बैठ जाता। वह सनह सनह मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती। कहती, देख पतंग देख। कहती थोड़ी कहती, देख पतंग, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती, तुझे पतंग अच्छी लगती है ना? मैं कहता, हाँ, तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अंक में इसका एक इस पर वह मुझे इस पर वह एकाएक मुझे अंक में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे। ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची उड़ाएगा पतंग। मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं। वह थोड़ी देर मुझे देखती रहती। वह दृष्टि अनबूझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही ना रहा हूँ। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही हैं। फिर एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वह काफी देर से लौटी। मैंने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ, तुम्हें मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर? घेवर भी कोई मिठाई है? छी! देखो, तुम पतंग नहीं लाए ना? प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल रे चल। प्रमोद, यहाँ कहाँ, यहाँ क्या, कमरे में बैठना। चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी कि भट भूल जाती थी। उस समय उनके मन में ठहरता कुछ नहीं था, ना विचार ना आविचार। जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ, आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ। बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? सीली मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो। मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ? छी! देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं। पंख खोल वह
आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूंछ, मैं चिड़िया बनना चाहता हूँ। उस रोज रात को वह मुझे बहुत देर तक अपने से चिपटाए रही। पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुला कर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है, मैं बाहर से घर में आया था। देखता हूँ कि कहीं भपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल चल ला बेच तोला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जाकर बेच ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पीटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे से उठा लाकर बेत मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे मुझे पीछे वाली कोठरी में लौटकर चली गई। बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौटकर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बेत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी। उसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बेंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह न टल सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन्न पड़ गया था और वह देर मुझे असहाय हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उनके ओंठ नीले थे और जिस हाथ में बेत था वह काँप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत हो गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने को ही बेंत से उधेड़ने लगे। मानो अपने को नहीं माँ मानो अपने को नहीं मार रही है तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ के बेत को दालान में फेंक दिया। बेंत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सकपका सा गए खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहस पूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधी हुई पड़ी है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, ना रोती है ना सुबकती है। बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहना भी असहाय हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहाँ थोड़ा सा रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव न हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने बाद बुआ का ब्याह हो गया। मानो जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने पिरोने, फाड़ने बुहारने, झाड़ने बुहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात से मतलब न था। न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी का भी भारी चेहरा हो आया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं अपने इसमें मुंह लटका रहते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटती फटकारती रहती है। नौकरों को तो बहुत ही झिड़कियाँ सुननी होती हैं। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ाकर जाने अस्फुट भाव से क्या कहती रहती है, फिर एकाएक फट पड़ती हैं। मैं सामने हुआ मुझ पर टूट पड़ती हैं। आंखें फाड़कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती।
आजकल के लड़के बस कामचोर होते जाते हैं। अथवा कहती, कहाँ गया है वह बंसी? नहीं है, नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा 1 रुपया जुर्माना, ये नौकर हरामी होते जा रहे हैं। ऐसी बातें हर दिन कुछ ना कुछ सुन पड़ती हैं। पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपटाए बहुत बहुत आंसू रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं। प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा ना। मैं यूं तो काफ़ी बड़ा हो चला था, नीरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस समय बुआ के उस अंक में चुपचाप सावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है मेरा। उस समय मेरी आंखें भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचलकर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया। कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल परहेज नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बाबूजी ने वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपत जमा दिए, पर मैं नहीं उठा, नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बिच्छुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने झुककर मुझे पैरों पर से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊंगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हठ बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? जल्दी आऊंगी, मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी, उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर जी हो आया कि क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूँ, माँ, माँ, उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर कहूँ, मेरी माँ, मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में एक रेशम का रूमाल थमाया और एक भगपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी ना पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी। तो ये था दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास का पहला अध्याय। अब इसके आगे हम दोस्तों देखेंगे दूसरा अध्याय। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और चैनल में जितने भी वीडियो हैं उनका पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए। सभी कहानियाँ चैनल में उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में। पूरा गोदान उपन्यास, संपूर्ण गोदान उपन्यास उपलब्ध है। उसके बाद मैलांचल उपन्यास पूरा उपलब्ध है। तो इनका दोस्तों अध्ययन करिए प्लेलिस्ट में जा करके। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक बने रहिए चैनल में दोस्तों। धन्यवाद।